कहते हैं कि कला को निखारने के लिए हर कलाकार को अपने अंदर के डीमन को जिंदा रखना पड़ता है। लेकिन सोचो कि अगर एक कलाकार के अंदर की प्रेरणा, डर, इनसिक्योरिटी और ऑब्सेशन मिलकर सचमुच में एक डीमन का रूप ले ले और असल दुनिया में आ जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही होता है 2022 में रिलीज हुई हॉरर एंथोलॉजी फिल्म एलोगोरिया में, जिसे हम आज अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब इस फिल्म को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक एंथोलॉजी फिल्म है, यानी कि इस फिल्म के अंदर हम 5 इंडिपेंडेंट शॉर्ट स्टोरीज देख पाते हैं एंड ऑफ कोर्स ये पांचों कहानियां एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत एक सिनिस्टर म्यूजिक के साथ होती है, जहां फेमस आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग के आखिरी शब्द हमें दिखाए जाते हैं और वो शब्द थे द सैडनेस विल लास्ट फॉरएवर। इसके बाद हम रॉबर्ट नाम के आदमी को देखते हैं जो मिरर में अपने आप से कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहा था। दरअसल रॉबर्ट एक एक्टिंग क्लास चलाता था जिसमें एंट्री मिलना काफी मुश्किल था और यहाँ मिरर में भी रॉबर्ट अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी पे काम कर रहा था। इस सीन के बाद हम रॉबर्ट को अपने एक्टिंग क्लास में देखते हैं जहाँ कुल मिलाकर सिर्फ 5-6 स्टूडेंट्स ही थे। रॉबर्ट काफी पैशन और एनर्जी के साथ क्लास को एड्रेस करते हुए कहता है कि एक्टर बनने के लिए तुम्हें अपने आप को भूलना होगा, तुम्हें अपने अंदर के मॉन्स्टर को बाहर लाना होगा और साथ ही ये मानना होगा कि ये जगह नर्क है। इस स्पीच के बाद रॉबर्ट अपने स्टूडेंट्स में से ब्रोडी नाम की लड़की को स्टेज पे बुलाता है जो कि काफी नर्वस थी। रॉबर्ट उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बचपन के बूगीमैन और हॉलीवुड के रबर सूट वाले डीमंस के बारे में नहीं जानना। तुम फर्ज करो कि दुनिया भर के सारे कातिलों और रेपिस्ट की आत्माएं तुम्हारे अंदर समा गई है और फिर खुद को एक्सप्रेस करो। ये सब बोलते हुए रॉबर्ट इतना गंभीर हो जाता है कि उसके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। ये देखकर स्टूडेंट्स काफी इंप्रेस होते हैं और तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्रोडी कुछ नहीं कहती। इसके बाद रॉबर्ट पीछे मुड़ता है और ब्रोडी से दोबारा यही सब कहता है कि तभी अचानक ब्रोडी अपना सर उठाती है और हम देखते हैं कि वो किसी भयानक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी थी। वो बेहद डरावनी आवाज में चीखने लगती है और वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, इंक्लूडिंग रॉबर्ट। तभी ब्रोडी रॉबर्ट का हाथ मरोड़ कर तोड़ देती है और रॉबर्ट की चीख के साथ सीन कट हो जाता है। तो अगली स्टोरी में हम मार्कस नाम के एक पेंटर को देखते हैं जो कि एक सिनिस्टर से दिखने वाली पेंटिंग पे काम कर रहा था। मार्कस काफी फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था क्योंकि उसे बार बार एक नंबर से फोन आ रहा था जिस नंबर को उसने ग्रीडी पिग नाम से सेव किया हुआ था। दोबारा फोन आने पे मार्कस फोन उठाता है और फोन किसी बेनी नाम के इंसान का था। उनकी बातचीत से हम समझ पाते हैं कि बेनी ही मार्कस की पेंटिंग्स वगैरह बिकवाता था एंड ही वाज क्वाइट मनी माइंडेड। एनीवेज, बेनी मार्कस को बताता है कि आज फ्राइडे है और मार्कस ने क्लाइंट से कहा था कि आज तक पेंटिंग पूरी हो जाएगी। इस पे मार्कस ऑब्वियसली इरिटेट हो जाता है और बेनी से पूछता है कि क्या उसने कभी स्वाननबर्ग की हैरोइंग ऑफ हेल देखी है। अब जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि हैरोइंग ऑफ हेल स्वाननबर्ग की एक पेंटिंग है जो 1571 के दशक में बनाई गई थी एंड इट डिपिक्ट्स द पीरियड बिटवीन जीसस क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन एंड रिजरेक्शन। अब ऑब्वियसली बेनी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मार्कस कहता है कि तुम अपना पैसे कलेक्ट करने का काम करो, मुझे मेरा पेंटिंग करने दो। ये सुनकर बेनी फोन रख देता है, लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि ये पेंटिंग बड़ी होनी चाहिए क्योंकि क्लाइंट को काफी बड़ी दीवार पे पेंटिंग टांगनी है। फोन रखने के बाद मार्कस काफी देर तक पेंटिंग पे काम करता है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। इन द एंड वो गुस्से में सब छोड़कर बैठ जाता है और शराब पीने लगता है। तभी मार्कस को ब्रोडी का फोन आता है। जी हाँ, वही ब्रोडी जो हमारी पहली स्टोरी में थी। फोन उठाने पे मार्कस काफी रूडली बात करता है और ब्रोडी के पूछने पे ही सेज कि ही इज हैविंग अ डिफिकल्ट नाइट। ब्रोडी बताती है कि उसने मार्कस को ये खुशखबरी देने के लिए फोन किया था कि उसका सिलेक्शन रॉबर्ट के एक्टिंग क्लास में हो गया है। मार्कस ब्रोडी के न्यूज से बिल्कुल अनएक्साइटेड साउंड करता है और कहता है कि यहाँ मैं एक्चुअली में आर्ट पे काम कर रहा हूँ एंड ऑल यू वांट टू डू इज प्ले ड्रेस अप। ब्रोडी ऑफेंडेड साउंड करती है बट शी सेज कि इस क्लास में सेलेक्ट हो पाना काफी मुश्किल है क्योंकि रॉबर्ट बहुत सेलेक्टिव है अपने स्टूडेंट्स को लेके। लेकिन मार्कस इस बात को एकदम डिसमिस करता है और वो कहता है कि यहाँ मैं रियल आर्ट पे काम कर रहा हूँ और तुम सिर्फ फेमस होना चाहती हो और पैसे कमाना चाहती हो, तुम जो करती हो वो कोई आर्ट नहीं है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद ब्रोडी कॉल्स हिम स्नॉब एंड देन वो फोन रख देती है। खैर अगली सीन में हम मार्कस को भी एक मिरर के सामने देखते हैं जहां वो अपने आप को गुस्से में कॉल आउट करता है सेइंग हु आर यू। इसके बाद मार्कस सेलिब्रेटेड पेंटर पाब्लो पिकासो के एक फेमस कोट को बार बार दोहराने लगता है एंड द कोट वाज others have seen what is and asked why, I have seen what could be and asked why not।
एज अ व्यूअर हम समझ पाते हैं कि यहाँ मार्कस अपने अंदर के आर्टिस्ट को फ्यूल करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से मार्कस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में दर्द इतना बढ़ जाता है कि मार्कस जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में मार्कस को अपने सोफा पे बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो काफी घबराया हुआ दिख रहा था। टू हिज अटर सरप्राइज उसके सामने एक दूसरा मार्कस खड़ा था, जिसके पीछे हम एक मॉन्स्टर या डीमन को खड़ा देखते हैं, हु वाज ड्रेस्ड इन ऑल ब्लैक। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी जला हुआ सा मालूम होता है। मार्कस के सामने ही ये डीमन दूसरे मार्कस का गला काट देता है और मार्कस अपनी आंखें मीचने लगता है टू इंश्योर कि वो ड्रीम या हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा। जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वहां कोई भी नहीं था, लेकिन ये डीमन अब उसके पीछे खड़ा था। इसके बाद मार्कस का फोन बजने लगता है और ये कॉल फिर से बेनी का था। मार्कस बेनी से कहता है कि पेंटिंग तैयार हो गई है और पेंटिंग को वो कल पिक कर सकता है। बेनी मार्कस की आवाज सुनकर पूछता है इफ ही इज ओके, लेकिन मार्कस सेज कि वो ठीक है। इसके बाद बेनी काफी खुश हो जाता है और कहता है कि वो उसके लिए और भी कई ऑफर्स लाने वाला है, लेकिन मार्कस उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। देखते हैं कि डीमन अब बिल्कुल मार्कस के बगल में बैठा हुआ था और मार्कस उसे एक टक देखे जा रहा था। एज अ व्यूअर हम पेंटिंग को देखते हैं जो अब पूरी हो चुकी थी और पेंटिंग के सेंटर में मार्कस का वही डरावना चेहरा था जब डीमन उसके गले को काट रहा था। पेंटिंग में भी मार्कस का गला कटा हुआ था और उसके पीछे एक डिमोनिक हाथ भी था। फाइनल सीन में हम पेंट ब्रश डीमन के हाथ में देखते हैं, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होती है तीसरी कहानी, जिसमें हम एक राइटर को देखते हैं जिसका नाम है एडी पार्क। पार्क अपने रूम में बैठकर अपनी स्टोरी के क्लाइमेक्स सीन पे काम कर रहा था। बैकग्राउंड में हम देख पाते हैं कि मार्कस की पेंटिंग इसी राइटर के रूम में लगी हुई थी। अब यहाँ अगर राइटर के स्टोरी की बात की जाए तो वो अपने स्टोरी में जैनिस और स्टीवन नाम के यंग कपल के बारे में लिख रहा था, जो कि किसी विस्लर नाम के सीरियल किलर से बचकर भाग रहे थे। भागते हुए अपने रूम के फर्नीचर से टकरा जाते हैं और रूम में लैंप टूट जाता है, जिसके बाद वहां अंधेरा छा जाता है। स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड जैनिस को वहीं कपबोर्ड में छिपा देता है कि तभी किलर उनके रूम के डोर पे आ जाता है। इसके बाद स्टीव खुद बेड के नीचे छिप जाता है और अब तक किलर दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था। किलर अपने विक्टिम को ढूंढते हुए विसल यानी कि सीटी बजाने लगता है और ये टाइप करते हुए पार्क खुद भी सीटी बजाने लगता है। इसके बाद स्टीव बेड के अंदर से अपना हाथ बाहर निकाल के चिल्लाता है, जिसे लिखते हुए पार्क खुद भी स्टीव की तरह ही चिल्लाता है। देन स्टीव एक बॉक्स कटर से किलर के पैर काट देता है और किलर चीखते हुए जमीन पे गिर जाता है। गिरने की वजह से उसके हाथ से चाकू छूट जाता है और उसी चाकू से जैनिस उस किलर को मार डालती है। कहानी पूरी करने के बाद पार्क अपने काम से काफी खुश होता है। वो खुद को शाबाशी भी देता है, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, विच वॉज वर्थलेस ट्रैश। पार्क चौंक जाता है और पीछे मुड़ता है एंड टू हिज अटर सरप्राइज उसके पीछे उसी की कहानी का किलर खड़ा था। ये सब देखकर पार्क कुछ भी समझ नहीं पाता और काफी डर भी जाता है। किलर कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें तो एक डिसेंट वॉयलेंट स्टोरी भी लिखना नहीं आता। पार्क घबरा जाता है और किलर उससे कहता है ये क्या बकवास लिखा है तुमने, भला कौन इंसान किसी को मारने से पहले सीटी बजाता है, क्या तुम इससे बेहतर कुछ नहीं लिख सकते। ये सुनकर पार्क घबराते हुए कहता है कि ये एक तरह का गिमिक है, जैसे लोग काम करते वक्त सीटी बजाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरी कहानी का किलर मारने से पहले सीटी बजाता है। इनफैक्ट विसल विल किल यू पोस्टर का टैगलाइन होगा। ये कहने के बाद पार्क नर्वसली हंसने लगता है और किलर कहता है कि उसे ये पसंद नहीं आया और वो इस पे दोबारा काम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर पार्क की स्टोरी में अपने हिसाब से चेंजेस करता है और वो कहता है कि ये जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्टीव है, इससे पहले कि वो मुझ पर उस बॉक्स कटर से हमला करे, मैं इस तरह उसके सर को पकड़ूंगा और किसी दीवार पे फोड़ दूंगा। ये कहते हुए किलर पार्क के सर को उसी की राइटिंग डेस्क पे पटक कर फोड़ देता है। फिर वो कहता है कि मैं उस स्टीव के हाथ को पकड़ कर तोड़ दूंगा और ये कहते हुए वो पार्क के हाथ को तोड़ देता है। पार्क बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पे गिर जाता है। आगे किलर कहता है अब शायद तुम मेरे विजन को समझ पा रहे होगे, है ना। लेकिन तभी उसे स्टोरी के फीमेल लीड की याद आती है एंड देन वो कहता है अरे हाँ, उस लड़की को तो मैं भूल ही गया। पार्क अब तक बहुत डर चुका था और वो किलर से उसे जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन किलर पास ही के कमरे से एक लड़की को निकाल लाता है। वो लड़की भी काफी रोने चिल्लाने लगती है, लेकिन किलर कहता है ये मुझे नहीं बल्कि मैं इससे चाकू से मार डालूंगा। और ये कहते हुए वो उस लड़की को जैनिस समझकर मार डालता है। अब तक जैनिस मर चुकी थी और स्टीव भी ऑलमोस्ट डेड था। किलर फाइनली सेज कि अब ये कहानी सही है, लेकिन रुको, एक और ट्विस्ट लाया जा सकता है। और ये कहते हुए किलर जैनिस के सीने से उसका दिल चीर कर निकाल लेता है एंड देन वो कहता है नहीं, शायद ये कुछ ज्यादा ही ग्रूसम हो जाएगा। इसके बाद किलर निकले हुए दिल को फेंक देता है और कहता है तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा, अगले सीक्वल में हम इससे भी बेहतर कुछ लिख सकेंगे। एंड सीन में हम पार्क को मरता हुआ देखते हैं। ना फोर्थ स्टोरी में हम जॉन और आइवी नाम के कपल को देखते हैं जो अपनी पहली डेट से वापस आए थे। डेट के बाद जॉन आइवी को अपना घर दिखाने लाता है और आइवी पॉइंट आउट करती है कि जॉन का घर काफी साफ सुथरा और एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। एंड देन जॉन कहता है कि वो थोड़ा सा साफ सफाई को लेके ऑब्सेस्ड है।
बातों बातों में आइवी जॉन को बताती है कि उसके नाम का मतलब है डेविल्स डॉटर, जो सुनकर जॉन थोड़ा घबराता है, पर देन आइवी कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही है। उन दोनों की बात से हम समझ पाते हैं कि वो लोग अपने फर्स्ट डेट पे जॉन आइवी फिल्म देखने गए थे। जी हाँ, वही विस्लर किलर वाला फिल्म जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। फिल्म के बारे में डिस्कस करते हुए आइवी कहती है कि इफ यू वांट टू किल समवन तो पहले सीटी बजा के उसे वार्निंग देने की क्या जरूरत है, इंस्टेड सीधे अटैक करके मार दो। अब ये सुनकर जॉन सेज कि वो काफी फनी है। इसके बाद वो दोनों वाइन पीने बैठते हैं एंड वाइल चीयरिंग आइवी सेज चीयर्स बिग ईयर्स। ये बात जॉन को फिर अटपटी लगती है, लेकिन आइवी डिसमिसेस इट सेइंग कि ये तो बस एक मजाक था। अब वो ऐसा क्यों कहती है ये हमें स्टोरी के एंड में समझ आ जाएगा। खैर, ड्रिंक के वक्त जॉन बताता है कि बचपन में वो रॉक स्टार बनना चाहता था, और यहाँ आइवी बताती है कि वो एक स्कल्प्टर है। यहाँ वो जॉन को अपने स्कल्पचर्स की पोलरॉइड पिक्चर्स भी दिखाती है। पिक्चर्स देखकर जॉन एकदम चुप हो जाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये पिक्चर्स तो लोगों के बॉडी पार्ट्स के स्कल्पचर्स थी। किसी का सर, किसी का हाथ पैर आदि देखकर जॉन घबरा जाता है एंड ही इवन पॉइंट्स आउट कि ये काफी रियलिस्टिक है। इनमें से एक पिक्चर को देखकर तो जॉन पूछ ही बैठता है कि इस आदमी का तुमने सिर्फ सर ही क्यों स्कल्प्ट किया, बाकी की बॉडी क्यों नहीं। आइवी उसके घबराने से थोड़ी ऑफेंड हो जाती है और वो कहती है कि आर्ट बहुत सब्जेक्टिव है और उसे हर चीज में आर्ट दिखाई देता है। जॉन अपने रिएक्शन के लिए माफी मांगता है और आइवी सेज कि शी वॉज नॉट ऑफेंडेड क्योंकि ये उसका काम है। ना वाइन पीने के बाद जॉन आइवी से कहता है कि वो अपनी ग्लास को डायरेक्टली टेबल पे रखने के बजाय कोस्टर पे रखे, वरना टेबल पर स्टेन यानी कि गंदगी लग जाएगी। आइवी ग्लास टेबल पर रख देती है और जॉन से कहती है कि आर्ट यही है, अगर तुम ग्लास टेबल पे रखोगे तभी इस टेबल को अपनी स्टोरी मिल पाएगी और फिर एक आम टेबल से ये किसी आर्ट पीस में तब्दील हो जाएगा। जॉन कुछ समझ नहीं पाता और आइवी उससे पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ, मुझे देखकर तुम्हें कैसा लगता है। जॉन कहता है कि तुम खूबसूरत हो एंड टू हिज अटर सरप्राइज आइवी अपने गले पर एक चाकू रख लेती है और कहती है अब बताओ कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। अब ऑब्वियसली ये देखकर जॉन घबरा जाता है और आइवी को चाकू नीचे रखने के लिए कहता है, बट ऑन हर इंसिस्टेंस ही सेज कि अब उसे डर लग रहा है। इस पे आइवी कहती है सी, इस तरह से तुम मुझे सिर्फ एक ब्यूटीफुल लड़की से ज्यादा एक आर्ट पीस की तरह देख पा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर इमोशंस भर दिया। अब इस अनकंफर्टेबल इनकाउंटर के बाद आइवी जॉन से माफी मांगती है और वो कहती है कि वो उसे डराना नहीं चाह रही थी, वो बस अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रही थी। वो ये भी कहती है कि उसके नज़र में जॉन एक आर्ट ही है और वो उसे रॉक स्टार बना सकती है। वो कहती है कि यू विल बी माई रॉक स्टार। इसके बाद जॉन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन आइवी ये कहकर वहां से चली जाती है कि उसे देर हो रही है। मगर गाड़ी तक पहुंचने के बाद आइवी कुछ फ्रस्ट्रेटेड नजर आती है और वापस जॉन के घर पहुंच जाती है। जॉन डोर खोलता है और बोलता है यू आर बैक, और आइवी जॉन की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर उसे मार डालती है। लास्ट सीन में हम जॉन के मृत शरीर को एक क्रॉस पर टंगा हुआ देखते हैं और आइवी ने उसके हाथ में इलेक्ट्रिक गिटार वगैरह पकड़ाकर उसे एक रॉक स्टार की तरह स्कल्प्ट कर दिया था। इस डेड बॉडी स्कल्पचर की आइवी कई पिक्चर्स लेती है और अंत में वो उसकी तरफ स्माइल करके माई रॉक स्टार बोलती है। अब पांचवी कहानी में हमें एक फिल्म का सीन दिखाया जाता है जहां दो लड़कियां किसी बिग बेबी नाम के किलर से बचकर छुप रही थी। इनमें से एक लड़की आज से 15 साल पहले इस किलर की बेबी सिटर हुआ करती थी। ना दूसरी लड़की यहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे उसी वक्त वहां मार देता है। ये देखकर बेबी सिटर लड़की काफी डर जाती है और दूसरी तरफ भागने लगती है। हम देखते हैं कि ये फिल्म एक्चुअल में ब्रोडी और होप अपने रूम में बैठकर देख रहे थे। होप फिल्म में काफी इंटरेस्टेड लग रही थी, लेकिन ब्रोडी इसे फनी मान रही थी। और देखा जाए तो ये स्टोरी काफी फनी लग भी रही थी क्योंकि द रनिंग बेबी सिटर वाज सेइंग नो बिग बेबी नो, और ये किलर एक फनी रोने जैसी आवाज निकाल रहा था एज ही वाज परसुइंग हर। फिल्म के एंड में बिग बेबी कहता है हु इज द बिग बेबी नाउ, और इसके ठीक बाद इस दूसरी लड़की को भी वो मार डालता है। ना होप कहती है कि उसे मूवी काफी पसंद आई, वहीं ब्रोडी कहती है कि उसे ये सब काफी बचकाना लगा क्योंकि जब ये किलर एक बेबी था तब इसकी बेबी सिटर ने इसे क्रिब में छोड़ दिया था अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट करने के लिए, लेकिन उसे एडल्ट होने के बाद भी ये सब याद कैसे है। इस पे होप कहती है कि ये सब चाइल्डहुड ट्रॉमा है और कोई भी ट्रॉमा भूलता नहीं है। ना इस पर ब्रोडी को एक्टिंग क्लास में सिलेक्ट होने का मेल आता है और वो बहुत खुश हो जाती है। होप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वो कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि ब्रोडी काफी अच्छा करेगी। ब्रोडी कहती है कि वो ये न्यूज़ मार्कस को देना चाहती है, लेकिन होप ये सुनकर खुश नहीं लगती। यहाँ इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि मार्कस अक्सर ब्रोडी को मिसट्रीट करता है और ये चीज़ होप को पसंद नहीं था। हाउएवर ब्रोडी कहती है कि आई एम राइट फॉर हिम। वो बताती है कि मार्कस की लास्ट गर्लफ्रेंड एक साइकोटिक स्कल्प्टर थी जो कि लोगों को मारती थी और वो जेल भी गई। ये सुनकर हम ये समझ पाते हैं कि ये स्टोरी फिल्म की फोर्थ और सेकंड स्टोरी दोनों से ही कनेक्टेड है। एनीवेज, इसके बाद ब्रोडी कॉल्स मार्कस और हम वही सेकंड स्टोरी वाला फोन कॉल सीन ब्रोडी और होप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाते हैं। फोन कॉल के बाद ब्रोडी अंडरस्टैंडेबली काफी अपसेट हो जाती है और होप अपने बैंड प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। वो दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि वापस मिलने पे वो दोनों ब्रोडी के सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे।
अब सीन होप और उसके बैंड मेंबर्स से फोकस करता है, जहां 4 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग होप। एज एन ऑडियंस हमें बैंड मेंबर्स के नाम नहीं दिखाए जाते। प्रैक्टिस के बाद होप और बाकी मेंबर्स आपस में बातचीत करने लगते हैं, जब बैंड का गिटारिस्ट एक म्यूजिक के बारे में बात करना शुरू करता है। अब ये बंदा म्यूजिक को लेकर काफी पैशनेट साउंड करता है, लेकिन बाकी लोग उसका मजाक बना रहे थे। इनफैक्ट होप के अलावा कोई भी उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। एनीवेज वो गिटारिस्ट कहता है कि उसने म्यूजिक में 6 नोट को फिगर कर लिया है, जिन्हें अगर सही तरीके से प्ले किया जाए तो वो ईविल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सुनकर कई मेंबर्स इंप्रेस नहीं होते और वहां से चले जाते हैं, लेकिन होप काफी इंट्रीग्ड दिखती है और वो उस बंदे से उन नोट्स का पता कर लेती है। नाउ बैक टू द हाउस हम देखते हैं कि ब्रोडी काफी अपसेट होकर अंधेरे में बैठी हुई थी जब होप वापस आती है और वो उससे पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। ब्रोडी बताती है कि मार्कस का फोन नहीं लग रहा है और उसे डर है कि कुछ बुरा ना हो गया हो, लेकिन होप इस बात को सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उसके हिसाब से ये तो काफी टिपिकल बिहेवियर था मार्कस का। तो उसके बाद ब्रोडी सोने चली जाती है और होप उन 6 नोट्स को अपने पियानो पे प्ले करने लगती है। इस सीन में हम देखते हैं कि एक तरफ होप म्यूजिक प्ले कर रही है और दूसरी तरफ ब्रोडी अपने रूम में पजेस होने लगती है। उसकी आंखें सफेद पड़ जाती है और वो हवा में लेविटेट करने लगती है। ये सीन काफी इंटेंस था, जहां धीरे धीरे करके ब्रोडी पूरी तरह किसी इविल फोर्स में तब्दील हो जाती है। कुछ देर म्यूजिक प्ले करने के बाद होप को लगता है कि ये स्टूपिड म्यूजिक है और वो उठकर चली जाती है, लेकिन यहाँ हम उसी सेकंड स्टोरी वाले ब्लैक डीमन को होप के ठीक पीछे खड़ा देखते हैं। बट ऑब्वियसली होप को ये रियलाइज नहीं हुआ था। वो एक आवाज का पीछा करते हुए ब्रोडी के कमरे के पास पहुंचकर नॉक करती है टू चेक ऑन हर। नाउ ब्रोडी डोर ओपन करती है और इस वक्त वो बहुत अजीब दिख रही थी। आई मीन उसका फेस काफी सूख गया था, एज इफ वो कोई डेड बॉडी हो। वो उससे पूछती है कि कहीं उसने कोई भयानक सपना तो नहीं देखा, लेकिन ब्रोडी कहती है कि उसे कोई सपना नहीं आया। यही नहीं, ब्रोडी ये भी कहती है कि उसे लगता है कि अब वो मार्कस को नहीं देख पाएंगे। जब होप उसे इसका रीजन पूछती है तो वो कहती है कि उसे लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। अब हम ब्रोडी को होप से कुछ क्रिप्टिक बातें करते देखते हैं, जहां वो होप से गैब्रियल बर्लाटियर के बारे में पूछती है। ऑब्वियसली होप को नहीं पता था कि वो कौन है, तो ब्रोडी कहने लगती है कि वो फ्रांस में एक होर हाउस में एज ए मेड काम करती थी, ताकि वो अपना इलाज करवाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था। आगे वो कहती है कि गैब्रियल के कारण ही विंसेंट वैन गॉ ने अपने कान काट लिए थे, क्योंकि उसे लगा कि अपने बॉडी फ्लैश को गिफ्ट करने से ही गैब्रियल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। तो यही था वो कान वाला रेफरेंस, हमारी जो वो पीछे वाली स्टोरी थी उसकी। एनीवेज, अब ऑब्वियसली ये सब बातें होप को बहुत अजीब लगती है, बट टू अ सरप्राइज ब्रोडी स्माइल करते हुए कहती है कि उसे लगता है कि वो कल एक्टिंग क्लास में बहुत बढ़िया करेगी। ऐसे में होप ब्रोडी को इनकरेज करती है एंड देन ब्रोडी होप को अपना एक मोनोलॉग सुनाती है। दिस मोनोलॉग वाज डेथ बाय रायन नाइटली एंड इट वाज At the foot of my bed, reaching but just out of reach, my flesh covers bone, shadowing the breaks and cracks, but not the scars that rest on the top, left behind by otherworldly creatures masquerading as civilized men. Death needs more men but needs me more. I am an allegoria of nothing, a reflection that refuses to look back, a human vampire with endless time that's about to run out. मोनोलॉग सुनने के बाद होप और भी कंफ्यूज हो जाती है और वो ब्रोडी से गुड नाइट कहती है। ब्रोडी इस वक्त काफ़ी इमोशनल स्ट्रेंज लग रही थी एंड इन द एंड वो काफ़ी क्रीपी वे में स्माइल करके वापस चली जाती है। एंड सीन में हम होप को काफ़ी परेशान और नर्वस बैठा हुआ देखते हैं, जब अचानक ही उसे वही म्यूजिक सुनाई देती है जो फिर से कोई पियानो पे प्ले कर रहा था। वो काफ़ी डर जाती है एंड लुक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द पियानो। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है एंड देन एंड क्रेडिट के बाद हम वही बिग बेबी फिल्म का आखिरी सीन देख पाते हैं। तो दोस्तों ये थी एलेगोरिया फिल्म की कहानी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अभी आप काफ़ी कंफ्यूज्ड होंगे, बट डोंट वरी, मैं आपको शॉर्ट में इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। अब ध्यान रहे कि मैं यहाँ बहुत डिटेल में सब कुछ नहीं बताऊंगा, वरना ये वीडियो 1 घंटे से भी लंबी हो जाएगी, पर इतना ज़रूर बता दूंगा कि आप बेसिक्स समझ जाएं। तो सबसे पहले तो आप समझ ही पाए होंगे कि इस फिल्म की सारी कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड थी, लेकिन आप यहाँ ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि फिल्म कहना क्या चाहती है। वेल, फॉर स्टार्टर्स ये फिल्म आर्ट के बारे में है, साथ ही ये हमें दिखाता है कि एक आर्टिस्ट का ऑब्सेशन कितना खतरनाक हो सकता है। अपने आर्ट से ऑब्सेस्ड होकर एक आर्टिस्ट किसी भी हद तक जा सकता है, और ऐसा ही कुछ स्कल्प्टर कर रही थी जहां वो रियल लोगों को ही मार कर स्कल्प्ट कर रही थी। इसके अलावा एक आर्टिस्ट या फिर क्रिएटर कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, और ऐसा ही कुछ हमने पेंटर के साथ देखा। अब एक राइटर अपने पात्र को अलग बनाने के लिए उसे अजीब से ट्रेट देता है, लाइक हिज विस्लिंग, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि ये बस सेलिंग और गिमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। एक्चुअल में इसका कोई सेंस नहीं बनता और ये बैड राइटिंग है। साथ ही एक आर्टिस्ट हमेशा किसी ब्रेक की उम्मीद में होता है, लाइक होप जो कि डीमन को बुलाने वाले म्यूजिक को ही प्ले कर देती है।
इन शॉर्ट इन सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी कनेक्ट होती है और ये सब अलग अलग तरीके से किसी आर्टिस्ट या क्रिएटर के अंदर के द्वंद्व को दिखाती है। जहां तक डीमन की बात की जाए तो ये एक मेटाफर है। आई मीन मेरे हिसाब से ये रियल डीमन कभी था ही नहीं, बल्कि इनके अंदर के डीमंस को पोर्ट्रे कर रहा था जो कि उनके ऊपर टेक ओवर करता था। अब यहाँ हो सकता है कि वो रियल डीमन भी हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अब वो सेंटेंस जिससे फिल्म शुरू होती है विच वॉज सैडनेस विल लास्ट फॉर एवर, यानी कि आर्टिस्ट या क्रिएटर की लाइफ में दुख हमेशा रहता है और अंत में वो मौत को गले लगाता है। लास्टली हम ब्रोडी के मोनोलॉग को सुनते हैं जिसमें वो कह रही है कि कैसे उसके लाइफ में सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मैन उसे बुरी तरह से ट्रीट कर रहे थे और अंत में वो बस एक कहानी बन गई। मौत के बाद ही फाइनली वो शाइन कर पाएगी, क्योंकि स्टोरी इज व्हाट मैटर्स। आई नो काफ़ी डीप फिल्म थी, लेकिन आई होप आपको अब सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आप इस फिल्म को डीपली देखेंगे तो आप भी कई नई थियरीज बना सकते हैं। इसलिए यहाँ मैं आपको कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके अपनी थ्योरीज बताने के लिए बोल रहा हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पर क्लिक करके आप बिनोमो ऐप को जरूर डाउनलोड करना, बिकॉज आई एम ए बायनोमिस्ट। आयु अब जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।